हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके खुद के चैनल मैथोनिक्स एकेडमी में। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं जनवरी 2024 जो सीटेट पेपर 2 आया हुआ था उसके मैथ्स के और पैडागोजी के जो बचे हुए क्वेश्चंस थे हम आज देखने वाले हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहता है, ध्यान से देखना। इन ट्रायंगल एबीसी, ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसके अंदर बी 90 डिग्री का है, तो मैंने ये 90 बना लिया। ये मेरा ए है, ये मेरा बी है और ये मेरा सी है। ओके, कहता है ए बी सी एंड डी ई एफ, और एक और है डी ई और एफ। ओके, बी सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ये मुझे 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एंगल ए 40 डिग्री दिया हुआ है। डीई 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एंगल एफ 40 डिग्री दिया हुआ है। ओके, और क्या दिया हुआ है? एंड ई इज 90 डिग्री। ओके, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? अगर मैं ऑप्शन देखूं तो मुझे आरएचएस और डबल ए एस दिख रही है ना, तो देखते हैं हमारे में कौन सी लगी हुई है। अगर मैं कहूं ट्रायंगल ए बी सी को मुझे कॉन्ग्रुएंट बनाना है ट्रायंगल डी ई एफ के, तो देखो ये पॉसिबल है। देखो जरा, ए बी सी, तो इसका मतलब ये ए बी मेरी फर्स्ट होगी, बी सी मेरी सेकंड होगी और ए सी मेरी थर्ड साइड होगी। क्लियर है ना, सबको पता है ना कॉन्करेंसी के बारे में। आप सीटीईटी का पेपर दे रहे हैं तो आपको ये कॉरेस्पॉन्डिंग ये सारे रूल्स तो पता होने चाहिए। दूसरा क्या लिखा है मैंने, डीईएफ, तो डीईएफ में ये मेरी पहली साइड होगी, फिर ये सेकंड होगी और ये थर्ड होगी। कॉन्करेंसी कहती है कॉरेस्पॉन्डिंग। कॉरेस्पॉन्डिंग वर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें क्या होता है, जब आपको दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिखाने होते हैं, अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स एंड कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। जैसे मान लीजिए मैंने ये अपना हैंड लिया और दूसरा हैंड रखा, ये कॉन्ग्रुएंट है, बिल्कुल ओवरलैप कर रहे हैं, कॉन्ग्रुएंट है, बट कॉरेस्पॉन्डिंग। अगर मैंने इसको ऐसे रख दिया तो ये मुझे ओवरलैप करते हुए नहीं दिखाई दे रहे, तो ये मुझे कॉन्ग्रुएंट नहीं दिखाई दे रहे। आप मैथ्स की, या आप मान लीजिए मैंने रजिस्टर के दो पेजेस लिए या कोई भी किताब ली, एक रखी उसके ऊपर दूसरी रखी, वो बिल्कुल ओवरलैप करेंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, लेकिन कंडीशन अप्लाई कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के रिस्पेक्ट में। क्लियर है ये बात? ऐसा नहीं हो सकता कि आप कैसे भी कहें कि कॉन्ग्रुएंट है। अब जैसे ये, क्या मैं ये कॉन्ग्रुएंट कह पा रही हूँ? अब समझ आएगा आपको। देखो, ए बी, क्या डीई इक्वल है? मुझे क्या पता, मेरे को थोड़ा ना बताया इसने कि ये दोनों इक्वल है या नहीं, बिल्कुल भी नहीं पता। लेकिन बीसी और डीई इक्वल है, बीसी और डीई इक्वल है। यहां पर एंगल ए और एंगल एफ इक्वल है, एंगल बी और एंगल ई इक्वल है 90 डिग्री। अब दिमाग कहेगा कि आरएचएस यूज करके देख लेते हैं, तो आरएचएस कहता था एक तो मुझे राइट एंगल चाहिए, जी मेरे पास है 90-90, एक मुझे चाहिए हाइपोटेनियस। क्या मेरे में हाइपोटेनियस से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन दी हुई है? नहीं, तो ये तो फेल हो गया, आरएचएस तो नहीं लगेगी। अब बारी आई, इसने बोला हुआ है एंगल एस। एंगल एस कब होती है कि टू एंगल्स मिल जाए मुझे कोई भी, दो एंगल्स मिल जाए मुझे कोई भी, और एक वन साइड मिल जाए। अब देखो इसके अंदर अगर मैं देखूं, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है और एक साइड इसके इक्वल है, तो एंगल साइड तो बन रही है ना एंगल साइड। लेकिन उसने एंगल साइड में भी दो ऑप्शन दे दिया। अब इन दोनों में से कौन सी है, इन दोनों में से कौन सी है वो आपको देखना है, ठीक है? अब ध्यान से देखना मेरी बात। मैंने फिर वर्ड क्या यूज किया, कॉरेस्पॉन्डिंग। कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब है अगर ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, दिख रहा है ना? तो ध्यान से मैं जब नाम दूंगी तो मैं क्या दूंगी, ध्यान से देखना कि ये वाली साइड इसके कॉरेस्पॉन्डिंग है, ये वाला एंगल किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है, इसके। तो अगर मैं यहाँ ट्रायंगल ए बी और सी ले रही हूं तो यहां पर जो ट्रायंगल लूंगी वो कहां से शुरू होना चाहिए, एफ से शुरू होना चाहिए, एफ ई और डी। अब ध्यान से देखो, अब अगर मैं ये लेती हूँ ए बी सी, तो ये मेरी फर्स्ट है, ये मेरी सेकंड है, ये थर्ड है, ठीक है? अब मैंने यहां से लिया ये, तो क्या ये मेरी फर्स्ट लाइन है, क्या ये मेरी सेकंड लाइन है, क्या ये मेरी थर्ड लाइन है? अब मैं कह सकती हूँ ई एफ इक्वल होगी ए बी के, यस। एंगल ए इक्वल होगा एंगल एफ के, यस। एंगल बी इक्वल है एंगल ई के, और ए सी इक्वल होगी डी एफ के,
और BC इक्वल दी हुई है मुझे D के। तो लिखते वक्त नाम बहुत मैटर करता है। इसको मैं ये नहीं लिख सकती, इसको मैं ये नहीं लिख सकती, दिस इज रॉन्ग। समझ आया? तो ये छोटी छोटी चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 51 का ऑप्शन हो जाएगा मेरे पास। देखो जरा 51 का ऑप्शन होना चाहिए डी। ऑप्शन हो जाएगा मेरा डी। अब देखो 52, ये 51 का मेरे पास आ गया डी। समझ आया या नहीं आया? क्लियर है? कॉरेस्पॉन्डिंग वर्ड का बहुत यूज किया इन्होंने। 52 कह रहे 3 consecutive integer are such that when they are taken in increasing order and multiply by 3, 5 and 2 respectively and they add up to 99, what is the sum of original first and third integer? Okay, 3 consecutive number लेने, एक ले लेते हैं x, दूसरा ले लेते हैं x plus 1 और तीसरा ले लेते हैं x plus 2। अब इसको मल्टीप्लाई करना है। पहले वाले को x को करना है 3 से, इसको करना है 5 से, इसको करना है 2 से। तो इसको करेंगे 3 से, इसको करेंगे 5 से और इसको करेंगे 2 से। यही था ना? एक बार देख लें। हाँ बिल्कुल यही था। और इन सबको जोड़ने के बाद जो आंसर आ रहा है वो 99 आ रहा है, उसने ये बोला है। तो करो, सॉल्व करते हैं। 3x 5x प्लस 5 2x प्लस 4 इक्वल टू 99। ये कितना हो जाएगा? 5 3 8 9 और 1 10, ये आ जाएगा 9 इक्वल टू 99। 10x इक्वल टू 99 माइनस 9, 10x इक्वल टू 90, x का वैल्यू कितना आ गया? 9। तो पहला नंबर बन जाएगा 9, अगला कितना बन जाएगा? 10 और तीसरा बन जाएगा हमारे पास 11। उसने कहा फर्स्ट और थर्ड का सम बताइए, तो 9 प्लस 11 कितना हो जाएगा? 20। ऑप्शन में देखो 20 कौन सा आंसर है? सी पार्ट। तो 52 का आंसर कितना आ जाएगा? हमारा सी आ जाएगा। क्लियर है? कोई मुश्किल तो नहीं थी। 53 कहता है अ मिडिल स्कूल मैथमेटिक्स टीचर पोज the following question to her class. Which type of graph would you use to show the following data? Okay, इन दोनों को क्लास में समझाने के लिए मुझे कौन सा वाला डेटा, कौन सा वाला ग्राफ यूज करना पड़ेगा? The height of participant in an athlete meet. Okay, the number of passenger boarding train from 9 a.m. to 9 p.m. at the station. अब मुझे एक बात बताइए, अगर मान लीजिए मैं एथलीट्स की हाइट ले रही हूँ और मैं कह रही हूँ मिनिमम हाइट जो होनी चाहिए ना 5 फीट होनी चाहिए, फीमेल की बात कर रही हूँ। कोई गेम है उसमें मैं कह रही हूँ कि 5 फीट होनी चाहिए, तो 5 फीट टू 6 फीट, फिर आगे ज्यादा ले लिया। तो मैंने मान लीजिए मैंने लिखा 5 फीट, मैं लिखूंगा 5 फीट टू 5 इंचेस। ऐसे करके मैं क्या इसका क्लास इंटरवल बना सकती हूँ? क्या मैं इसकी क्लास इंटरवल बना सकती हूँ? बिल्कुल बनाऊंगी। मैं क्लास इंटरवल की हेल्प से ही डेटा इंक्रीज बना पाऊंगी। यस, तो मुझे हाइट देखने के लिए मुझे क्या चाहिए होगी? मैं कॉन्टिन्यूअस क्लास इंटरवल डिजाइन करूंगी। अदरवाइज मैं कैसे बताऊंगी? रैंडम तो नहीं होगा ना। मैं कहूंगी अच्छा 5 फीट वाले बच्चे एक तरफ आ जाओ, फिर 5 फीट 6 इंच वाले एक तरफ आ जाओ, 5 फीट वाले इधर आ जाओ। नहीं, ये क्या बनेगा? एक कॉन्टिन्यूअस इंटरवल बनेगा और फिर मैं बच्चों को समझाऊंगी कि किस तरीके से ये ग्राफ बनने वाला है। ओके, दूसरा उसने बोला 9 AM से या 9 AM टू 9 PM। अब 9 AM टू 9 PM में भी क्या बना सकती हूँ? मैं क्लास इंटरवल बना सकती हूँ ना, कॉन्टिन्यूअस क्लास इंटरवल। यस और नो? तो दोनों ही चीजें किस चीज का एग्जांपल दे रही है? कॉन्टिन्यूअस क्लास इंटरवल के बारे में। और ये ग्रुप डेटा है, और ये क्या है? ग्रुप डेटा है। तो ऐसे में क्या क्रिएट किया जाता है? ऐसे में क्या क्रिएट होता है? क्या क्रिएट होता है? ये हिस्टोग्राम। क्या क्रिएट होता है? ये हिस्टोग्राम। ये कॉन्टिन्यूअस इंटरवल दे रही है, ग्रुप डेटा में है, तो इसीलिए इससे क्या बनने वाला है? दोनों से ही, दोनों एग्जांपल किस चीज के हैं? हिस्टोग्राम के। अब देखो मेरे क्वेश्चन में हिस्टोग्राम का एग्जांपल है। कहता है फर्स्ट ऑप्शन में द इंटेंट ऑफ द टीचर इज टू हेल्प लर्नर अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द बार ग्राफ एंड लाइन ग्राफ। नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। अगला, इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ द पाई चार्ट। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। टीच लाइन ग्राफ थ्रू कंटेक्चुअल सिचुएशन। बिल्कुल भी नहीं। टीच द यूज ऑफ हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम यूज करने का और उसको रिप्रेजेंट करने का बताएगी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 53 का आंसर क्या आने वाला है मेरा? डी। क्लियर है? ऑब्वियसली ना, कॉन्टिन्यूअस बन रहा है ना, इसलिए। 54 में क्या कहता है? कहता है इफ 8 डिजिट नंबर 9471x9y2 इज डिविजिबल बाय 72 देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। नॉट ट्रू की बात कर रहा है। ओके, सबसे पहली बात उसने बोला, नंबर लिख लेते हैं 9, क्वेश्चन नंबर है ये मेरा 54, 9471x9y2 ये है।
एंड इसको डिविजिबल बोला है 72 से, तो इसका मतलब 9 से और 8 से डिविजिबल होना चाहिए। सबसे पहले 8 से देखते हैं। 8 का रूल क्या कहता है, लास्ट के 3 डिजिट जो होनी चाहिए वो 8 से डिविजिबल होनी चाहिए। जो करते हैं 9y2, ठीक है। अब ऑप्शन देखते हैं क्या क्या दिया है। y की वैल्यू क्या हो सकती है, 5 5 9 1। अच्छा 3 वैल्यूज तो मुझे पता है, 5 5 9 1, तो रख कर देखते हैं। अगर मान लीजिए 5 रखा, 9 5 2 8, ओके ये भी जा रहा है 5 9y2 डिवाइडेड बाय 8। अगर मान लीजिए मैंने रखा 8 9 जा 72, इस जगह मैं रख दूं 9, तो आएगा 9 9 2, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, और ये बच जाएगा 4, बिल्कुल जा रहा है। फिर देखते हैं 9 1 और y 9 1 और 2 8, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, चौक 32, ये भी जा रहा है। यानी कि देखो 5 भी है, 9 भी है, 1 भी है। y की तो तीनों वैल्यूज है। अब मुझे ढूंढनी है x की वैल्यू। चलो x की वैल्यू ढूंढते हैं। x के लिए क्या है, हमें 9 है, 9 का डिविजिबल देखना है, तो 9 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 1 प्लस x प्लस 9 प्लस y प्लस 2। और 9 का डिविजिबल क्या का रूल क्या होता है, इन सबका सम डिवाइडेड बाय 9 हो जाता है। और 9 18 और 2 20, 27 और 1 28, 29 30 31 32, 32 प्लस में x प्लस में y डिवाइडेड बाय 9। अब देखो एक एक वैल्यू रखकर देखते हैं। मेरे पास y की वैल्यू है 5, अगर मैंने y की वैल्यू 5 रखी तो ये हो जाएगा 32 प्लस में 5 प्लस में x प्लस में 9, ये आ जाएगा 37 प्लस में x प्लस में 9। अब मेरे पास x के क्या क्या ऑप्शन है, x में ऑप्शन दिया है उसने, x की वैल्यू 8 हो सकती है, x की वैल्यू 9 हो सकती है, x की वैल्यू 4 हो सकती है, x की वैल्यू 3 हो सकती है। देखो जी यहाँ रखकर देखो, अगर मैंने यहाँ पर रखा 37 प्लस में 8 बाय 9, यह आ जाएगा 45, बिल्कुल ये तो हो सकता है। उसने नॉट की कंडीशन मांगी, नॉट, तो यानी कि 8 तो मेरा ऑप्शन नहीं होगा। अब मैं 9 रखूंगी, 37 प्लस 9 कितना आ जाएगा 46। क्या 9 से डिवाइड होता है, ये नहीं होता ना 9 से डिवाइड, तो ये 9 तो नहीं हो सकता, उसने नॉट मांगा था। तो नॉट देखो 9 किसमें ऑप्शन है, सी में, तो 54 का आंसर क्या आ जाएगा मेरा, सी आ जाएगा। 54 का आंसर क्या आ जाएगा, सी, उसने क्योंकि नॉट मांगा था, नॉट नॉट। तो कौन सी वैल्यू हो जाएगी, x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 5। इस पर ये पूरी संख्या 72 से डिविजिबल नहीं होगी, उसने नॉट की कंडीशन मांगी है। बहुत ध्यान से समझना इस बात को। ओके नेक्स्ट करें 55 देखो, कहता है मैथमेटिक्स इज अ वे ऑफ थिंकिंग सिंस it provide the opportunity for student to engage in a proof and examine patterns। बिल्कुल ट्रू कह रहा है। स्टूडेंट रिप्रोड्यूस फॉर्मूलाज एंड सिंबल्स ड्यूरिंग द प्रॉब्लम सॉल्विंग, नहीं ये मुझे गलत लग रहा है। स्टूडेंट्स यूज एप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजी टू फॉर सॉल्विंग वेरियस न्यू प्रॉब्लम्स। देखो कह रहा है मैथमेटिक्स क्या होती है, मैथमेटिक्स क्या होता है, जिसके अंदर बच्चों को अपॉर्चुनिटीज मिलती है नई नई चीजों को सीखने की, खुद को इंगेज करने की। जैसे मैं एपी की बात करूं तो उसमें पैटर्न को ऑब्जर्व कर पाते हैं। अगर मैं ज्योमेट्री करती हूँ उसमें भी बच्चे बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व करते हैं, तो ये और प्रूफ करते हैं। तो ये क्या है, किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए बच्चों को पहले उसको एनालाइज करना होगा, उसको प्रूफ करने के लिए उसके पैटर्न को समझना पड़ेगा। क्लियर है, तो इसलिए ए ऑप्शन तो होता है। स्टूडेंट रिप्रोड्यूस, कोई फॉर्मूला बच्चा रिप्रोड्यूस करता है, नहीं, ऑलरेडी हमारी मैथमेटिक्स में जो चीजें प्रूव्ड है, जो आइडेंटिटीज हमें दी गई है, हम उन्हीं के साथ काम करते हैं। तो बी तो नहीं होगा। स्टूडेंट यूज एप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजी, यस बच्चा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वेरियस तरीके से स्ट्रैटेजी को समझता है और न्यू न्यू प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। तो ऑप्शन में देखो मैं ए और सी के साथ जाऊंगी, तो आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 करते हैं। द फॉलोइंग टेबल शोन द नंबर ऑफ डिफरेंट फ्रूट केप्ट इन अ कार्टन, टाइप्स ऑफ फ्रूट, मैंगोज, और ये सारे हैं नंबर्स हमारे इतने दिए गए हैं। ओके, इफ द पाई चार्ट इज कंस्ट्रक्टेड फॉर द अबव डेटा, व्हाट विल बी द एंगल फॉर ऑफ द सेक्टर रिप्रेजेंटिंग द एप्पल्स। ओके, एप्पल को रिप्रेजेंट करने के लिए जो एंगल आने वाला है, देखो ये तो एक पाई चार्ट बनने वाला है जिसके अंदर सारे फ्रूट्स आएंगे। कितने फ्रूट्स हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो इन सब के कुछ कुछ एंगल होंगे, है ना, पर इन सब का सम कितना होगा 360, ये तो हमें पता है।
राइट और इसमें मान लो ये क्वांटिटी थी 44, ये क्वांटिटी है 56, ये क्वांटिटी है 42, ये है 30 और ये 38। इन सब का सम जो होगा 360 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि 360 को ही बांटूंगी, इन सबको बांटूंगी, तभी मेरा एंगल बनता है, तभी मेरा सेक्टर निकलता है, सेक्टर का एंगल निकलता है। तो कैसे करते हैं क्वेश्चन, पहले हम इन सबका क्या करेंगे, सम करेंगे। 44 प्लस में 56 प्लस में 42 प्लस में 38 प्लस में 30, 100, तो यही हो गया 90, 80 और ये 30, तो 210। 210 किसके बराबर हो जाएगा, 360 डिग्री के। एक डिग्री की अगर मैं बात करूं, अच्छा हमें तो डिग्री निकालनी है, ओके। अगर ये कितने थे, 210 फ्रूट्स है जो कितनी जगह ले रहे हैं, 360 डिग्री की ले रहे हैं, ठीक है जी। अब मैं कहूं एक फ्रूट कितने डिग्री का एंगल लेगा, तो मैं क्या लिखूंगी, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 210। तो 1 फ्रूट कितनी जगह लेगा, 12/7, ये मेरा आंसर होगा, ठीक है। अब मांगे कितने फ्रूट है उसने, एप्पल मांगा, एप्पल देख लो कितना था भाई, एप्पल है 56, तो यानी कि 56 फ्रूट के लिए कितने डिग्री का एंगल होगा, 12/7 इंटू 56, ये कितना आ जाएगा, 96 डिग्री। यानी एप्पल के लिए जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, 96 डिग्री का बनेगा। ऑप्शन देखिए 96 का है सी पे, तो 56 का आंसर क्या आ जाएगा मेरा, सी। क्लियर है, आसान था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है क्वेश्चन नंबर 57, लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम are 11 centimeter and 25 centimeter and distance between is 12. Okay. ट्रेपेजियम बनाना है हमें अब। ये मेरा एक ट्रेपेजियम है जिसकी ये वाली साइड भी दी हुई है, ये वाली साइड दी है और इनके बीच का डिस्टेंस भी दिया हुआ है। ओके, कितना दिया है, लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड ऑफ द ट्रेपेजियम इज 11 centimeter and 25 centimeter and height is 12 centimeter. ओके, ठीक है जी। Its area is equal to the area of rectangle whose sides are this ratio. Okay, मेरे पास एक रेक्टेंगल है, 2:3 दिया हुआ, नहीं 3:2 दिया हुआ, 3:2 दिया हुआ। ओके, तो लेंथ ले लेते हैं 3x और ब्रेथ ले लेते हैं 2x। क्लियर है ना, रेशियो है इसलिए हमने हेल्प दी है, x लिया है साथ में। अब उसने बोला इसका एरिया और इसका एरिया इक्वल है, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ट्रेपेजियम क्या होता है, 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड इनटू हाइट। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। 1/2 इंटू इसको क्या करेंगे, 11 प्लस 25 इंटू हाइट, हाइट कितनी है 12, यहाँ पे लेंथ 3x और ब्रेथ 2x। क्लियर है, 36 इंटू 6 इक्वल टू 3 2 जा 6 x का स्क्वायर, ये से कट जाएगा, 36 इक्वल टू x स्क्वायर दैट इज 6 इक्वल टू x। वैल्यू आ गई। अगर मैं आपसे बोलूं लेंथ बताओ मुझे क्या होगी, तो 3x यानी 3 इंटू 6 18 सेंटीमीटर। मैं कहूं ब्रेथ बताओ तो कहोगे 2x दैट इज 2 इंटू 6 यानी 12 है। अब मांगा क्या है, देखो ध्यान से क्या कहता है, आगे कहता है व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। पेरीमीटर बताना है, बता दो। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 टाइम L प्लस B। L कितना था मेरा 18 और ये 12, 10 20 और 30 सेंटीमीटर। सी 57 का आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, 57 का आंसर आ जाएगा हमारे पास सी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है, कहता है if A is this, B is this, C is this and D is this, then what is the sum of the coefficient of x square and x in A plus B plus C minus D। ओके ठीक है, देख लेते हैं, प्लस B प्लस C माइनस D, इसका निकालना है हमें। A की वैल्यू कितनी है, -2x का स्क्वायर प्लस 12x, B क्या है मेरे पास प्लस का 11 माइनस 8x प्लस 3x का स्क्वायर, C
कितना है मेरे पास 17 माइनस 4x का स्क्वायर और माइनस का डी इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3। इसको सॉल्व करना है। ओके, तो अब देखो जरा, माइनस का 2x का स्क्वायर 12x प्लस 11 माइनस 8x प्लस का 3x का स्क्वायर प्लस 17 माइनस 4x का स्क्वायर। ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस का साइन है तो अंदर के साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3। अब देखो जरा, ये मेरा एक्स स्क्वायर है माइनस का, ये मेरा एक्स स्क्वायर है प्लस का, ये मेरा एक्स स्क्वायर है माइनस का, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा माइनस का 3 और ये से कैंसिल। ओके, अब देखिए माइनस का 4x का स्क्वायर, ओके बच गया मेरे पास। अब देखो ये प्लस का 12 है, 13 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे मेरे पास 5। अब यहां देखो ये 17 है और ये 3, 20 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और 5x का कोफिशिएंट, आंसर कितना आ जाएगा 1। दैट इज योर आंसर। आंसर आ जाएगा सी, 58 का क्या आ जाएगा सी। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 59, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डायमेंशन ऑफ असेसमेंट ऑफ मैथमेटिक लर्निंग। देखो असेसमेंट पे हर बार क्वेश्चन आ रहा है, क्या होता है भाई, नॉट अ डायमेंशन। डायमेंशन जब मैं कोई एक टेस्ट असेस कर रही हूं तो मेरे दिमाग में वो मेरे ऑब्जेक्टिव्स में नहीं होगा। पहला कम्युनिकेशन, मतलब मैं असेसमेंट से किसी का कम्युनिकेशन जज नहीं करना चाहती, ये कहने की कोशिश कर रहा है। पैटर्न एंड प्रोसीजर, पैटर्न एंड प्रोसीजर को जज नहीं करना चाहती। डिस्पोजिशन टुवर्ड्स मैथमेटिक्स, मैथमेटिकल रीजनिंग। देखो सबसे बड़ी बात है कम्युनिकेशन, तो मैं डेफिनेटली चेक करूंगी कि वो बच्चा उस मैं असेसमेंट से ये चेक करना चाहूंगी कि बच्चा उस क्वेश्चन को समझ पा रहा है, अंडरस्टैंडिंग आ रही है उसको, अपनी लैंग्वेज में उसको वो ट्रांसलेट करके समझ पा रहा है अगर वो वर्ड प्रॉब्लम है तो। कम्युनिकेशन तो मेरे डायमेंशन होता है। पैटर्न एंड प्रोसीजर, बच्चा जब तक किसी क्वेश्चन का पैटर्न नहीं समझेगा, प्रोसीजर नहीं समझेगा, वो करेगा कैसे, तो ये भी होता है मेरे लिए। मैथमेटिकल रीजनिंग, डेफिनेटली मैथमेटिकल रीजनिंग तो मेरी मैथमेटिक असेसमेंट का पार्ट होगा ही होगा। डिस्पोजिशन, किसी को मैथ्स पसंद है, उससे ये डिसाइड नहीं हो जाता कि बच्चे को मैथ्स बहुत पसंद है, सब्जेक्ट बहुत पसंद है, लेकिन बच्चा उस तरीके से उस मैथ्स के क्वेश्चंस को, प्रोसीजर को समझ नहीं पा रहा, कर नहीं पा रहा, तो इसीलिए मेरे डायमेंशन का पार्ट कौन नहीं होगा, डिस्पोजिशन। मतलब किसी का पसंद होना, किसी मैथ्स को पसंद करना, मेरे मैथ्स का पसंद करना मेरे असेसमेंट का डायमेंशन नहीं होगा। कि बच्चा अच्छा मैथ्स पसंद करता है तो इसका मतलब मैथ्स में वो बहुत अच्छा होगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरे लिए क्या डिसीजन मेकिंग होगा, मेरे लिए क्या हेल्पफुल होगा, बच्चे का कम्युनिकेशन, पैटर्न और मैथमेटिकल रीजनिंग। ये एनसीएफ में भी लिया गया है, सीपीएम ये मेरे एनसीएफ में लिया गया है, ठीक है जी, असेसमेंट के लिए। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा सी, नॉट बोला था तो सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60th कहता है, इन अ ट्राइंगल PQR angle P is 55 degree and QR is 18 centimeter. In which of the following cases triangle PQR can be a obtuse angle? obtuse का मतलब है भाई एंगल तो 90 डिग्री का एक होना चाहिए, उसके अंदर 90 डिग्री से अबव होना चाहिए। स्केल एंड ट्राइंगल मतलब तीनों साइड डिफरेंट होनी चाहिए। ओके जी, मैंने एक ट्राइंगल बनाया PQR। अभी जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, P is 55, ओके, QR is 18, ये 18 डिग्री है। तो भाई ये 18 नहीं हो सकता, ये 18 नहीं हो सकता। देखो कहीं ऑप्शन में 18, हाँ देखो, ये देखो इसने कहा PQ 18, ये 18 है, नहीं जी हो ही नहीं सकता यहाँ पे भी, तो मतलब ये दोनों ऑप्शन तो कट गए। ओके, क्लियर है। अब उसने क्या बोला, ऑब्ट्यूज एंगल होना चाहिए, तो कोई तो एंगल 90 से बड़ा होना चाहिए, तो 91 डिग्री मान लेते हैं। चलो, मैंने कहा मेरा एक एंगल 91 डिग्री है, तो एक 55 है और एक 91 है, 146 आ गया। 180 में से 146 घटाओ, ये बचेगा 4, या बचेगा 3, यानी कि जो मेरा अगला एंगल होना चाहिए वो या तो 34 डिग्री होना चाहिए या इससे छोटा होना चाहिए। अगर इससे बड़ा हो गया, अगर मान लो किसी ने कहा मैम 35 डिग्री है या 36 डिग्री है, मान लो किसी ने कहा मैम 36 डिग्री का, अगर ये 36 है और ये 55 है, कितना आ जाएगा, 5 3 8 और 1 9, 91। 100 में से घटाओ और 180 में से घटाओ 91, मेरे पास कितना बचेगा 89। ये ऑब्ट्यूज एंगल नहीं बन सकता, नहीं बन सकता ना, पर उसने कंडीशन दी है। क्लियर हुई है? तो स्केलन से मुझे ये समझ आया कि ये 18 डिग्री नहीं हो सकता। ऑब्ट्यूज से ये कोई भी एक एंगल जो होगा वो 91 डिग्री
या 90 से बड़ा होगा। तो यानी कि मेरे को आंसर में ढूंढना है 34 या उससे छोटा। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, 15 डिग्री और 65 डिग्री। 65 तो नहीं हो सकता किसी भी कीमत पे, तो क्या रह जाएगा हमारा 15। तो एक एंगल कितना रहा होगा हमारा 15 डिग्री का रहा होगा। तो वो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी। 60th का आंसर आ जाएगा बी। आई होप यहाँ तक का आपको समझ आया होगा। अभी तक हमने 3 प्रीवियस ईयर के पेपर करे हैं, 3 प्रीवियस ईयर के पेपर कर लिए जो सीटीईटी में पूछे गए हैं। ओके, और हमने क्या ऑब्जर्व किया, हमने ऑब्जर्व किया कि एक क्वेश्चन पैरेललोग्राम पर जरूर आ रहा है, राइट। एक क्वेश्चन आ रहा है जिसके अंदर इस तरीके से कोई फैक्टर पूछा जा रहा है, एक क्वेश्चन मीन मीडियन के ऊपर दिया जा रहा है, फिर पूछा जा रहा है, अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो हर बार एक क्वेश्चन पेडागोजी में असेसमेंट के ऊपर आ रहा है, मैथ्स असेसमेंट के ऊपर क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस पे क्वेश्चन आ रहा है, एंगल्स पे आ रहा है, सप्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, और एक क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस पे। तो नेक्स्ट जो वीडियो में बनाने वाली हूं उसके अंदर हम देखेंगे सारे ही क्वेश्चंस, सारी ही वैरायटी जो पैरेललोग्राम पर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, पैरेललोग्राम पर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। इसमें एरिया और इसका पेरीमीटर, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस बहुत पूछे जा रहे हैं, एंड इसी के साथ में लूंगी ट्रेपेजियम। ठीक है, इनके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो बनाने वाले हैं, और उसमें मैं 30 क्वेश्चंस लेकर आऊंगी, और 30 क्वेश्चंस में से मैं क्लास में बताऊंगी आपको 15 क्वेश्चंस, एंड 15 क्वेश्चंस आपको खुद से सेल्फ करने हैं। क्लियर है ये बात? तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।